मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। संगठन के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दायित्व समेत आगामी चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में पार्किंग निर्माण पर खर्च होंगे 100 करोड़। पहाड़ों में टनल पार्किंग की डीपीआर स्वीकृत। शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। खटीमा में पेंशन की विसंगति के विरोध में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरकार से जल्द मांग पूरी करने का किया अनुरोध। हरिद्वार में फर्जी ऑफिसर गिरफ्तार। सीबीआई का डीसीपी बताकर हरिद्वार की लड़की से की थी सगाई। शादी से ठीक पहले झूठ आया सामने। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। दायित्व समेत आगामी चुनाव रणनीति पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की थी और आज भी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात सीएम धामी कर सकते हैं। देर शाम देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। दायित्व समेत आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बीते रोज हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की थी और आज आपको बता दें देर शाम देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। संगठन के नेताओं से आज भी वो मुलाकात कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। बीते रोज हमने देखा था प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, आज भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है सीएम धामी की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिल्ली के दौरे पर हैं और कल उन्होंने नरेंद्र मुलाकात करी थी, जिसमें प्रदेश के तमाम विषयों को जो है चर्चा की। माना ही जा रहा है कल एक तरीके से मुख्यमंत्री की कोशिश थी कि संगठन के वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात की जा सके, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री जो है तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बी.एल. संतोष, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर जाएंगे और वहां पर वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से मांग चल रही थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व से जो है नवाजा जाए और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का 6 तारीख को स्थापना दिवस है, तो उससे पहले जो वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मुख्यमंत्री जो है दायित्व से नवाजा जा सकता है। तो ऐसे में कोशिश ये होगी कि पार्टी के संगठन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है और साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर के महीने में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से पार्टी काम करेगी कि जिससे कि आने वाले चुनाव में पार्टी को एक तरीके से फायदा मिल सके और क्या कुछ कार्यक्रम पार्टी आने वाले समय में लेकर के चल रही है जिससे कि पार्टी की मजबूती हो सके। तो इन तमाम विषयों को माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में देर शाम जो है मुख्यमंत्री का देहरादून लौटने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे को लेकर हमने देखा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की गई है और उसके अलावा अब संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो, तो निश्चित तौर पर कोशिश मुख्यमंत्री की है कि सरकार और संगठन में तालमेल रहे और उसी के तहत जहां प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास को लेकर के प्रदेश के आने वाले क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से चाहे चारधाम यात्रा के कपाट खुलने हो, उसके अलावा जिस तरीके से G20 की बात की जाए, सम्मेलन यहाँ पर होने हैं, उसके अलावा जो जोशीमठ में बुध साहब हुआ उसके लिए विशेष पैकेज की मांग की गई हो, ये तमाम चीजें जो मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान की हैं और इसमें अब संगठन के तहत जो संगठन के कार्य हैं उसको लेकर के जो है वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। और आकाश, जैसे ही सीएम धामी लौटेंगे देहरादून, उत्तराखंड में हम देखेंगे तमाम विकास कार्य और भी तेजी से हो सकेंगे और जिस तरीके से सीएम धामी की कोशिश भी यही रहती है कि विकास कार्यों को तेजी से किया जा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। कह सकते हैं कि जो केंद्र का फीडबैक रहा है और केंद्र का साथ का जो आश्वासन मिला, उसके अलावा कह सकते हैं कि कोशिश रहती है कि आगे आने वाले समय में किस तरह विकास कार्य को और तेजी लाई जा सके और किस तरीके से उसको
अमली जामा पहुंचाया जा सके, उनको तहत जो है काम किया जाएगा। और ये वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के मुलाकात के समय तमाम जो विषयों पर बातचीत की है और तमाम विषयों को लेकर के जो आग्रह किया है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मॉरल अप जो है होता है। और इसी के तहत कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो फीडबैक के जरिए जो काम है वो एक तरीके से सरकार करती हुई दिखाई देगी। और जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य सशक्त राज्य बने, और उसको लेकर के जो तमाम रणनीति तैयार की गई है, जो प्लानिंग तैयार की गई है, उसके तहत कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती मनाएगा 2025 में, तो उस समय सर्वश्रेष्ठ राज्य की संज्ञा में जो है उत्तराखंड हो, उसको लेकर के लगातार जो काम हो आने वाले समय में सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसान चिंतित है। खेतों का भ्रमण करते हुए विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने नुकसान का जायजा लिया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की कि किसानों को 50,000 का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। वहीं किसानों का भी कहना है कि बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने भी सरकार से उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। किसान पिछले 6 महीने से गेहूं की फसल, गन्ने की फसल को बो रहा है और आज जब फसल तैयार हुई तो बेमौसम बरसात, जिससे किसान की गेहूं की फसल लगभग पूरी खराब हो गई है। तो हमने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि किसानों को प्रति एकड़ जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और अन्नदाता का सहयोग सरकार करे। इस उम्मीद से हम सब लोगों ने जो है आज खटीमा उप जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर लालकुआ से है, जहां एनएसएस शिविर के 5वें दिन दर्जनों छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं जयपुर खीमा ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर कई स्लोगन बोर्ड लगाए गए, जिसके बाद छात्र छात्रों ने ग्रीन पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने कहा कि जागरूकता रैली और पौधारोपण में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जाती है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत, तो इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर साफ सफाई, सुरक्षा का अभियान, स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण का अभियान और कैसे लोगों को जागृत करना है कि पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम करें, इसके ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जागरूकता के पर्पज से हम पूरी ग्राम पंचायत में जगह जगह जो है हम बोर्ड के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम किया जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उनकी जागरूकता के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष कैंप चल रहा है, तो विशेष कैंप के आज 5वां दिन था। 5वां दिन में हमने किया है वृहद वृक्षारोपण और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत हमने प्लास्टिक से लोगों को जागरूक किया कि प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करें, अगर हो सके तो जीरो करें, जिससे कि हमारी व्यक्ति कि जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की समस्याएं आ रही हैं, इन सबसे बचा जा सके। तो उसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और प्लास्टिक से दूर रहें, इस अभियान को किया गया है। पंचायत में ग्रेफियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एनएसएस का ये 7 दिवसीय प्रोग्राम, बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन में इन बच्चों ने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए बोर्ड लगवाए ग्राम पंचायत में, वृक्षारोपण किए पर्यावरण को बचाने के लिए, और आज यहाँ सफाई अभियान भी चल रहा है पंचायत घर में। लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है और वृक्षारोपण करना है। तो काफ़ी जनता भी काफ़ी खुश है यहाँ पे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। इसी कड़ी में सितारगंज की मेनका टॉकीज में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के संविधान बचाओ और मेरा घर राहुल का घर अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रोष जाहिर किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अडानी अंबानी को संरक्षण क्यों दे रही है। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से दोस्ती निभाते हुए उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज उठाई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और जो पदयात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार घबरा गई। और जो सवाल उन्होंने पूछे उनका जवाब देने के बजाय कि संसद में कोई सवाल ना पूछे उनसे, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है पहले सजा कराई गई,
उसके बाद बहुत जल्दी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। फिर उनको घर से भी बेघर करने का काम जो नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। हमारे सबके घर राहुल जी के लिए है और हम सब लोग अपना अपना घर राहुल गांधी जी को देने का काम पूरे देशवासियों ने ऐलान कर दिया है और जिससे बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी का घर से बंगले से निकाल देना ये कोई बच्चों की खेल नहीं है। अगर यार निकाल देते हैं तो हजारों लाखों हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी मकान देने के तैयार हैं और हमेशा देते रहेंगे। उनकी हमेशा हर काम में हम लोग मदद करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास कार्यों की जानकारी दी। जोशीमठ के लिए करीब 3000 करोड़ की मांग भी उन्होंने रखी। साथ ही साथ आपको बता दें, हरिद्वार और वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हो रहे कार्यों को सराहा, तारीफ उन्होंने की। धामी ने मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का भी न्योता दिया है। तो दोनों के बीच मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे तक चर्चा करी। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास कार्यों की जानकारी दी। जोशीमठ के लिए करीब 3000 करोड़ की मांग सीएम धामी ने रखी है। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में पहली बार महिला रामलीला हो रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला का शुभारंभ किया। बता दें कि रामलीला को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामलीला के पहले दिन महिलाओं ने राम लक्ष्मण जन्म और नारद मोह का सुंदर अभिनय किया। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इस रामलीला का मंचन होगा, जहां रामलीला में 10 साल से लेकर 70 साल की महिलाएं अभिनय कर रही हैं। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पहली बार इस तरह से महिलाओं ने हल्द्वानी में रामलीला का आयोजन किया है। करीब 1.5 महीने से चल रहा है और उससे पहले यहाँ पर पहले ऑडिशंस हुए थे, सारे किरदारों के ऑडिशंस हुए थे, तो हमने ऑडिशंस दिए थे पहले, तो उसके बाद ही हमारा जो है किरदार ऑडिशंस के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि किसे क्या बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमें एक नया अनुभव मिल रहा है और श्री प्रभु राम के किरदार में उसको मैं कर पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, वही कोशिश जारी है। और आशा है कि सभी लोगों को ये जो रामलीला है महिलाओं की वो पसंद आए और वो उसे सराहे। नैनीताल के अंतर्गत मेरी मातृशक्ति ने आज इतिहास रच दिया है। आज से मातृशक्ति रामलीला प्रारंभ कर रही है। स्वयं हर पात्र का मंचन वही करेंगे, मातृशक्ति ही होंगी। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी लड़कियां, हमारी पुत्रियां रामचरितमानस का मंचन कर रही हैं, रामलीला कर रही हैं। इससे पहले मेरे गढ़वाल मंडल में मेरी बहनों ने रामलीला का मंचन किया है। तो मातृशक्ति द्वारा इतना जबरदस्त कदम उठाया गया है, ये समाज के लिए भी एक उदाहरण है। मैं खूब बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सफल लक्सर के मुबारकपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर पहुंचे, जहां रोड की लक्सर मार्ग पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग खड़े हुए। यूनियन के तोमर गुट ने किसानों की विशाल पंचायत आयोजित की थी, जिसमें किसान नेता चौधरी परविंदर सिंह को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान चौधरी संजीव तोमर ने आगामी किसान महापंचायत में फसल भुगतान समेत भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर बात की। संगठन की रखी गई है और मेन कारण आज ये है कि आज जो हमारे परविंदर जी ने आज संगठन का उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और आज यहाँ पर सबको आह्वान किया जाएगा कि ईद के बाद संगठन एक बड़ी पंचायत रुड़की में करेगा और जैसे किसानों का बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई को लेकर के, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के संगठन एक बड़ी पंचायत करेगा। और जब तक किसानों की समस्या का समाधान या गन्ना बकाया भुगतान का में मजबूत आश्वासन और नहीं कराया जाएगा, जब तक संगठन पंचायत करता रहे। किसानों की बात अनसुनी करी गई सरकार द्वारा, तो संगठन सड़कों पे उतर के आंदोलन करे और बढ़ती महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख मांगे हमारी रहेंगी। हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी संजीव तोमर जी को अपने गांव मुबारकपुर में बुलाया है। इस वजह से एक तो यहाँ संगठन का विस्तार करना, दूसरा किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता होगी। इसी बारे में एक विचार होगा, उसके लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसान।
लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में कश्यप निषाद संगठन ने भगवान महर्षि कश्यप जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े कई प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं सहित हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी भी मौजूद रहे। दरअसल भगवान महर्षि कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे और इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी, तो वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार इनके वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक रहे हैं। हमारा कश्यप समाज है, ये पूरा परिवार आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और महर्षि कश्यप जन्मोत्सव ये उत्सव मना रहा है पूरा परिवार। और हम उस पूरे परिवार को यहाँ सब लोग प्रदेश से बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना भव्य आयोजन हुआ है, हर वर्ष करते हैं, हर स्थान पर करते हैं। सारे लोग हमारे दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल जी और शोभाराम जी सहित पूर्व में हमारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्यामी जी सहित सारे वरिष्ठतम लोग आज यहाँ पर इस समाज को बधाई देने के लिए आए हैं। हरिद्वार में कई कॉलोनियां कट रही हैं। कॉलोनियों में प्लॉट बेचने के लिए कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर लोगों को कई तरह के लुभावने सपने दिखा रहे हैं। साथ ही कॉलोनी में सुविधा देने के नाम पर वादे भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश कॉलोनियों में लोग प्लॉट लेकर इनके जाल में फंस गए हैं। अब इन लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ इसी तरह की परेशानियों से मीनाक्षीपुरम कॉलोनी वासी जूझ रहे हैं। मीनाक्षीपुरम नामक कॉलोनी में प्लॉट बेचकर प्रॉपर्टी डीलर रफू चक्कर हो गए। कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने के कारण कॉलोनी में पानी भरा रहता है, जो लोगों के लिए खासी मुसीबत का कारण बन गया है। वहीं HRDA ने इस तरह की कई कॉलोनियों को सील कर दिया है। समस्याओं का समाधान नहीं होता, हम समस्त कॉलोनी वासी मीनाक्षीपुरम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। बीवी बच्चों के साथ हम यहाँ पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। हम पूरे शासन प्रशासन और जितने भी यहाँ के मूल निवासी लोग हैं रावली महदूद के, उन्होंने चारों तरफ से इस कॉलोनी को सील किया है, पानी को बंद किया हुआ है। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है कि अपने गांव के प्रधान को लाओ, और प्रधान को अगर बोलते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि आप उससे बात करो जिससे प्लाट खरीदा है। अगर उसके पास जाते हैं वो कहता है कि आपने मुझसे थोड़ा ना प्लाट लिया, मैंने तो वहाँ डीलर बिठाया था, उससे प्लाट लिया है, उससे बात करो। तो ये बात घूम फिर के हम पिछले 1 साल से समस्या को झेल रहे हैं। आज पानी की स्थिति यह है कि हमारे घरों में घुस चुका है पानी। समाधान यही चाहते हैं कि हम लोग का निकास हो जाए पानी का। जो हमारे बच्चे स्कूल पीछे जा रहे हैं, मार्केट है, हम लोग मार्केट भी नहीं जा पा रहे। इतनी पानी भरी हुई है कि सबके घरों में पानी जा रही है। अभी कुछ 2 दिन पहले बारिश होगी, पूरे घर में पानी है पीछे, आप देख सकते हो। हमें ये बताया गया था कि उस टाइम आप प्लॉट लोगे तो आपको निकासी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग धक्के खारे फिर रहे हैं। यहाँ पे SDM के पास गए, पहले बोले कि आपको पाइप लाइन भी जाएगा, उसके बाद आपका नाली हो जाएगा। आप उन लोग ने मना कर दिए कि हम तो सरकारी पानी लेंगे, आप लोग का पानी ले लेंगे। अगले वाले कॉलोनी बोले उनसे बात कराओ। रवि चौहान उनसे बात करने को राजी नहीं हो रहे। सुखबीर हैं, सुखबीर उनको बुलाओ, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। मतलब हम लोग तो एकदम नर्वस हो गए, कहीं या कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मीनाक्षीपुरम कॉलोनी जो है रवि चौहान नामक व्यक्ति ने काटा और उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है, और हम लोग बाहर से आकर यहाँ किसी न किसी तरह अपना हिसाब किताब बना के फिर प्लाट खरीद लिए। इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और प्लाट खरीदने के बाद हम लोग मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद अब क्या स्थिति है कि पूरा सड़क जो है पानी से भरा रहता है, पीछे पानी भर जाता है, इधर बच्चों को आने जाने में तकलीफ, डेंगू हो जा रहा है बच्चों को, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। और प्रधान के यहाँ गया, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। या DM साहब के पास गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद सर कुछ सब जगह करने के बाद हम लोग पूरी कॉलोनी वासी सर हम बहुत परेशान हैं। हम उनके यहाँ धरना देने जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और मैं कल आऊँगा। ऊधम सिंह नगर के अंजू राठौर बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए रोज उत्तराखंड की सड़कों पे 60 किलोमीटर दौड़ लगा रही हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंची अंजू ने बताया कि वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बराबर का हक दिलाने के लिए उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ रही हैं और अभी तक 4 जिलों में दौड़कर पहुंच चुकी है। वे रोजाना 60 किलोमीटर दौड़ती हैं। अंजू राठौर का कहना है कि उत्तराखंड में अभी भी बेटियों को खेल, पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में
आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अभिभावकों में बेटियों को लेकर जागरूकता की काफी कमी है। बेटियों को समानता का हक दिलाना जरूरी है। उनका लक्ष्य 2000 किलोमीटर दौड़ना है। मैं ये संदेश लेकर उत्तराखंड के सारे जिलों में जाऊंगी और उधम सिंह नगर से मैंने स्टार्ट की थी और लास्ट उधम सिंह नगर में ही खत्म करूंगी, हरिद्वार से। अब ये मेरा चौथा जिला हो जाएगा चंपावत। उत्तराखंड में बेटियों की बहुत कमी हो रही है। लोग मतलब लड़कियों को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दे रहे हैं और लड़कियों की खुद की मतलब उनकी इच्छा को सुनते नहीं है लोग। उनके माँ बाप नहीं सुनते हैं, घर वाले जो भी पड़ोसी रिश्तेदार ये सब उन पे दबाव डालते हैं कि तुम ये काम करो। उनकी खुद की इच्छाएं हैं कि वो भी तो कुछ करना चाहती हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाओ और समाज में बोलने का हक उन्हें भी दो। ऐसी छात्राओं को और लड़कियों को इन जनरल बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप आगे आए और इनसे सीख लें और एक रोल मॉडल हैं ये। और हमारी जो सारी जनपद की जो लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, फिजिकल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। उत्तराखंड में लगातार बन रही पार्किंग की समस्या को अब शहरी विकास विभाग खत्म करने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उन्होंने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 32 पार्किंग स्थल बनाए जाने के लिए अनुमति दे दी है, जिसके लिए जल्द ही डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही राशि भी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, राज्य में पहली बार टनल पार्किंग की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत 3 टनल पार्किंग बनाई जाएंगी। तो वहीं विभाग के इस कदम से राज्य में पार्किंग की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। जिलों में 32 पार्किंग हमने स्वीकृत किए हैं, जिसके सापेक्ष 122 करोड़ रुपया का हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है। और इसमें 18 तो मल्टी लेवल पार्किंग है और 14 जो है सरफेस पार्किंग है। साथ में जो एक बड़ी चीज़ है, 11 जो और पार्किंग है इस 32 के अलावा, उसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है। उसके डीपीआर तैयार होने के बाद उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि 3 जो है इस बार हम लोग टनल पार्किंग पे विचार कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।